मित्रों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हिंदी शिक्षण के अंतर्गत यूनिट 2 के बी का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा था, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था ध्वनि विज्ञान। भाषा विज्ञान के अंग के अंतर्गत ध्वनि विज्ञान के बाद हमने शब्द विज्ञान पढ़ा था, और शब्द विज्ञान के बाद आज की क्लास में हम लोग वाक्य विज्ञान को पढ़ने वाले हैं कि वाक्य विज्ञान क्या होता है। दोस्तों, अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है कि भाषा विज्ञान क्या होता है, भाषा विज्ञान का स्वरूप क्या होता है, भाषा विज्ञान की प्रक्रिया वगैरह, क्षेत्र और ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान क्या होता है, तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको वाक्य विज्ञान अच्छे से समझ आ जाएगा। ध्वनि विज्ञान में हमें क्या पढ़ना होता था? वर्ण। वर्ण से हमारे क्या बनते हैं दोस्तों? शब्द बनते हैं, इसलिए फिर हमने शब्द विज्ञान का अध्ययन किया। और शब्द से हमारे क्या बनते हैं? वाक्य। जब हम कई शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लगाकर कुछ लिखते हैं और उसका सार्थक अर्थ निकलता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो इसलिए आज उस कड़ी में हम वाक्य विज्ञान को पढ़ने जा रहे हैं। तो आप यदि हिंदी शिक्षण की क्लास ले रहे हैं इस चैनल पे, तो आप पाठ योजना के लिए तैयार हो जाइए। लेसन प्लान पे मैं वर्क कर रहा हूँ। इतना बेहतरीन तरीके से आपको मैं पाठ योजना बनाना सिखाऊंगा कि यदि आप बीएड निकल भी जाते हैं तो जब तक आप जिएंगे आपको याद रहेगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आप सोते हुए भी याद करेंगे कि लेसन प्लान कैसे बनता है, तो आपको समझ आ जाएगा। बेहतरीन ढंग से बताने वाला हूँ और उसी पे मैं अभी वर्क भी कर रहा हूँ। तो और आप वीडियो के कमेंट में भी बताइएगा कि क्या आपको वीडियो समझ आती है या नहीं आती है। और बैकग्राउंड में आवाज़ आज आपको थोड़ा आएंगी क्योंकि मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी चल रहा है 2-3 दिन से, इसलिए हिंदी शिक्षण की वीडियो भी कल नहीं आ पाई। उसके लिए बहुत बहुत मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे इसी टाइम पे ट्रेन आता है, तो बैकग्राउंड में आवाज़ आ सकती है। तो चलिए हम लोग समय को न बर्बाद करते हुए वाक्य विज्ञान का अध्ययन करना शुरू करते हैं कि वाक्य क्या है। वाक्य विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले हम वाक्य का अर्थ जानेंगे कि वाक्य कहते किसे हैं। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। कह क्या रहा है कि एक कोई मनुष्य है। क्या है? मनुष्य है और उसके विचार हैं, उसके कुछ विचार हैं, उस मनुष्य के कुछ विचार हैं। तो मनुष्य के विचार पूर्णता रूप से जिसके द्वारा प्रकट होते हैं, मनुष्य के मन में कोई विचार है और वो उसे प्रस्तुत करना चाहता है किसी और के सामने, तो वो किसके माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है? पद समूह के माध्यम से। पद समूह क्या होता है? जैसे हमने लिख दिया कि राम कल आएगा। हमने किसी से बोला कि राम तो कल आएगा, तो राम कल आएगा क्या है? पद है। लेकिन ये पद कैसे हैं? एक समूह में है, यानी एक क्रम में है। और जब पद एक क्रम में व्यवस्थित रूप से होते हैं तो उनका सार्थक अर्थ निकलता है। तो मनुष्य जब अपने विचारों को पद समूह के माध्यम से पूर्णता रूप से, पूर्णता का मतलब क्या है कि जो वाक्य है, जो पद समूह के रूप में वाक्य है, उसका सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। जैसे अभी मैं कह दूँ नीपा पानी के रे, तो इसका अर्थ आप नहीं समझ पाएगा। लेकिन मैं यदि बोलूँ कि राम कल आएगा, तो आप इसका अर्थ समझिएगा। तो यानी मनुष्य के विचार अर्थपूर्वक यदि वो अपने प्रकट कर लेता है किसी दूसरे के समक्ष, तो उस पद समूह को हम क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। फिर आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रम होता है। वाक्य सार्थक शब्दों का, वाक्य में जो शब्द हैं उसमें जो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रम होता है, उसमें सभी शब्दों के कुछ न कुछ अर्थ निकलते हैं। यदि शब्द भाषा की प्रारंभिक अवस्था है तो वाक्य उसका विकास। जैसे कोई भी भाषा है तो उसकी प्रारंभिक अवस्था क्या होगी? शब्द होगी। और शब्द का जब हम विकास करते हैं तो वो क्या होता है? वाक्य बनता है। शब्द का विकास हम कैसे करते हैं? जोड़ जोड़ के। जैसे हमने बोला सर हम पढ़ेंगे, सर हम पढ़ेंगे। हमने 3 पदों को रखा, एक क्रम में रख दिया। तो क्रम में रखने के बाद क्या होता है? वाक्य का सार्थक अर्थ निकलता है। वाक्य का सार्थक अर्थ निकलता है। तो पहले शब्द हमारे पास थे सर हम पढ़ने, लेकिन जब इसको हम क्रम में व्यवस्थित रूप से कर दिए तो क्या हुआ? भाषा का विकास हो गया। और भाषा का विकास क्या होता है? वाक्य।
तो शब्द भाषा की प्रारंभिक अवस्था है और वाक्य उसका विकास यानी भाषा का विकास। संप्रेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है किससे? वाक्य से। अगर आप वाक्य बनाना जानते हैं तभी आप किसी से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी बातों को रखने के लिए एक शब्द में आप अपनी बातों को हर जगह पे नहीं रख सकते, आपको कुछ वाक्य के रूप में अपनी बातों को रखना होता है। तो वाक्य से संप्रेषण की क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद क्या है आप देख सकते हैं, सर्वसाधारण की अपेक्षा शिक्षितों की वाक्य संरचना में एक विशेषता रहती है। यहाँ समझिए, सर्वसाधारण का क्या मतलब है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो निरक्षर व्यक्ति है, उसकी जो भाषा होगी वो अलग होगी। एक निरक्षर व्यक्ति की जो भाषा होगी वो अलग होगी। और वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें कि एक व्यक्ति शिक्षित है, साक्षर है, तो उसकी भाषा होगी जो वो अलग होगी। शिक्षित व्यक्ति की भाषा अलग होगी। दोनों की भाषा में फ़र्क मिलेगा। एक कम पढ़ा लिखा बेढंगी तरीके से वाक्यों को जोड़ जोड़ के बोलेगा, और जो एक पढ़ा लिखा है वो उचित शब्दों में अपने वाक्यों को प्रस्तुत करेगा। तो शिक्षितों की वाक्य रचना और वाक्य प्रयोग में एक प्रकार का क्रम और व्यवस्था रहता है। आप देखे होंगे जो पंडित जी हमारे गांव में रहते हैं, अगर वो कभी किसी से मिल जाए तो बोलते हैं कि जजमान आप किधर जा रहे हैं, आपका ये कार्य शुभ हो, महोदय क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ या मैं यहाँ पे स्थान ग्रहण कर सकता हूँ, एकदम व्यवस्थित ढंग से बोलते हैं। और वहीं पे जो पढ़ा लिखा होगा वो डायरेक्ट बोलेगा, का हो हम खा ली, हम वहाँ चल जाए, कुछ भी तरीके से बोल सकता है। व्याकरण के नियमों को भी तोड़ देगा, प्राण को प्रण बोल देगा, प्राण बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, जो व्याकरण के नियमों से अनुशासित होती है। जब एक शिक्षित व्यक्ति भाषा को बोलता है तो उसकी जो भाषा होती है वो व्याकरण के नियमों से क्या होती है? बंधी हुई होती है। यानी कि वो जो वाक्यों का प्रयोग करता है वो बिल्कुल ही व्यवस्थित और सही प्रयोग करता है। फिर इसके बाद हम आगे देख सकते हैं कि वाक्य की विशेषताएँ क्या होती है। हमने वाक्य का अर्थ जान लिया कि सर्ववाक्य से मनुष्य अपने विचारों को पूर्णता रूप से प्रकट कर लेता है। संप्रेषण की प्रक्रिया इससे संपन्न होती है। वाक्य भाषा का विकास वाला रूप है, उसकी प्रारंभिक अवस्था शब्द है। इसके बाद हमने देखा कि एक निरक्षर व्यक्ति की जो वाक्य रचना होगी वो उचित नहीं होगी, और वहीं एक साक्षर व्यक्ति की जो वाक्य रचना होगी वो व्यवस्थित और क्रम व सही होगी। वाक्य की विशेषता क्या होती है कि वाक्य में स्पष्टता होनी चाहिए। अगर आप वाक्य में स्पष्टता नहीं लाएंगे तो आपकी बातों को कोई समझ नहीं पाएगा। पाठक या श्रोता के सोए भावों को या विचारों को जागृत करने की सामर्थ्यता वाक्य में होनी चाहिए। जब आप कविता पढ़ते हो तो आप देखते होंगे कविता में जो वाक्य रहती है उसको पढ़ के आपको कोई ना कोई रस की अनुभूति होती है। तो जब आप संप्रेषण करें, आप अपना कोई भी वाक्य प्रस्तुत करें, तो जिसके सामने आप उस वाक्य को प्रस्तुत कर रहे हैं वो उसे ध्यानपूर्वक सुने, इतनी वाक्य में सामर्थ्य होनी चाहिए। यानी वाक्य आपका रसा स्वादन वाला होना चाहिए। वाक्य को सुन के उसको कुछ ना कुछ आनंद की अनुभूति हो, इस टाइप का वाक्य होना चाहिए। पदों या शब्दों में तारतम्यता होना चाहिए। पदों या शब्दों में तारतम्यता का मतलब क्या है कि जो शब्द हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, एक दूसरे से संबंध रखने चाहिए। जैसे हम बोल देंगे राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, तो क्या है? एक दूसरे से क्रम में है, जुड़े हुए हैं। राम क्या है? अच्छा है, और अच्छा क्या है? एक लड़का है, तो ये जुड़े हुए हैं। अगर हम इसी को उल्टा पुल्टा लिख दें, लड़का अच्छा राम, लड़का राम अच्छा, तो ये चीज़ सही नहीं कही जाएगी। तो पदों या शब्दों में क्या होना चाहिए? तारतम्यता होना चाहिए। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं संक्षिप्तता। जब भी आप कोई अपनी बातों को बोलें तो संक्षिप्त रूप में बोलने का कोशिश करें, यानी कि बात को घुमा फिरा के न बोलें। उसमें व्यर्थ पद, यानी कि जिन पदों की कोई आवश्यकता नहीं है उसको वहाँ पे समावेश न करें। आप अपनी बातों को जितना संक्षेप में रख सकते हैं उतना बोलें, और ऐसा भी न बोलें कि किसी को समझ नहीं आ पाए। जैसे कि आपसे कोई पूछ रहा है कि तुम कल क्यों नहीं आए थे, तो आप बोलिए बिजी, मतलब व्यस्त, तो वो समझ नहीं पाएगा कि आप कल क्या काम में व्यस्त थे। आप क्या बोलेंगे? कल मैं पिताजी बोले कि बिजली का बिल भर दो, तो मैं पिताजी का बिजली का बिल भरने गया, जिसके कारण मैं आपसे कल मिलने नहीं आ पाया। तो वो आपकी बातों को अच्छे से समझ पाएगा। तो क्या है कि न तो इतना हमें संक्षेप में बोलना है बात को,
और न तो हमें मतलब व्यर्थ बातों मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा घुमा फिरा के नहीं बोलना है। मतलब वाक्य रचना जो होनी चाहिए उसमें हमारी सीमितता होनी चाहिए। सीमितता का क्या मतलब होगा कि सामने वाला जो श्रोता है वो जितना में अर्थ को अच्छे से समझ पाएगा उसी प्रकार की हम वाक्य रचना का प्रयोग करेंगे। साहित्यिक दृष्टि से माधुर्य होना चाहिए वाक्य। जब तक आपकी बोली मधुर नहीं होगी, आपके द्वारा जो वाक्य बोली जाएगी वो मधुर नहीं होगी, तो श्रोता उसे ध्यान से नहीं सुनेगा। और आप कोई साहित्य लिख रहे हैं तो साहित्य में जो वाक्य रचना होती है आप देखते होंगे एकदम आनंदमय होता है। वाक्य जितना ही कानों को सुख देगा यानी सुनने के लिए जागरूक होगा श्रोता, हृदय को आनंदित करेगा, मस्तिष्क को संतुलित कर देगा, वह उतना ही अच्छा समझा जाएगा। आप बहुत सारे लेखकों की रचना पढ़ते हैं, लेकिन जब बात आती है भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, तो लोग प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। चाहे उपन्यास की हम बात कर लें, मुंशी जी प्रेमचंद की, तो क्यों? क्योंकि उनके जो वाक्य थे साहित्य में वो मधुर थे, वो कानों को सुख देते हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। अगर हम प्रेशर में हैं, हम फ्रस्ट्रेट हैं, एंजाइटी के शिकार हैं, तो हमारे मस्तिष्क को संतुलित भी करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की आप रचना को पढ़िएगा, वो आपके मस्तिष्क को संतुलन भी कर देगा। तो वाक्य वही अच्छा समझा जाएगा जो कानों को सुख देगा, हृदय को आनंदित करेगा और मस्तिष्क में बैलेंस बनाएगा। तो ये हो गया वाक्य की विशेषताएं कि वाक्य कैसी होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे वाक्यों के भेद। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः दो दृष्टियों से होता है। वाक्यों को जो बांटा गया है वो दो दृष्टियों से बांटा गया है। एक तो रचना की दृष्टि से कि वाक्य की रचना हम किस प्रकार से कर पाएँ, और दूसरा अर्थ की दृष्टि से। एक कि वाक्य की रचना कैसे हुई है उसके अनुसार में हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य है, और दूसरा वाक्य के अर्थ से हम बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का वाक्य है। तो सबसे पहले हम रचना के दृष्टि से वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य या साधारण वाक्य, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर इसके बाद मिश्र वाक्य, और तीसरा है आपका संयुक्त वाक्य। रचना की दृष्टि से ये तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो सरल वाक्य जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। यानी कि कोई वाक्य है जैसे राम खाता है, तो राम क्या है, इसमें एक कर्ता है और खाता क्या है, एक क्रिया है। तो जिस वाक्य में एक क्रिया होगी, एक कर्ता होगा, उसे हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य कह सकते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय भी होता है। एक उद्देश्य और एक विधेय भी होता है, ये समझ लीजिए आप। जैसे बिजली चमकती है, पानी, वर्षा, ये आपका बिजली का उद्देश्य क्या है, चमकना, और विधेय आपका क्या है कि कैसे चमकेगा। आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। फिर इसके बाद मिश्र वाक्य को हम देखेंगे। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। कह क्या रहा है कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य होगा और उसी के अतिरिक्त एक ऐसा वाक्य होगा जो पहले वाले वाक्य पे निर्भर करता होगा। यदि पहला वाला वाक्य न बोला जाए तो इस दूसरे वाले वाक्य का कोई महत्व नहीं होगा, या इसका अर्थ भी हम पूर्ण रूप से नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसी स्थिति जहाँ पे भी बनती है उसे हम मिश्र वाक्य बोलेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। तो इसमें आपका जो वह कौन सा मनुष्य है ये आपका सरल वाक्य है, और जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो वो क्या है, आपका सहायक वाक्य है। और इन दोनों वाक्य को जो जोड़ रहा है वो कौन सा शब्द है, जिसने इन दोनों वाक्य को जोड़ रहा है। तो इस प्रकार आपको जहाँ भी दो वाक्य एक दूसरे से जुड़ते मिले और जो दूसरा वाला बाद वाला वाक्य है वो पहले वाले वाक्य पे निर्भर करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि वो मिश्र वाक्य है। तो इसमें जो कंजंक्शन होते हैं उनके माध्यम से वाक्य को जोड़ा जाता है।
फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि सहायक वाक्य अपने में पूर्ण या सार्थक नहीं होता है। मिश्र वाक्य जब भी आपको देखने को मिलेगा तो उसमें जो पूर्ण और सार्थक होता है, पहला होता है वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो, तो ये क्या मतलब जिसने कौन ने इस नाम सुना है, तो वह कौन सा मनुष्य है। तो दोनों वाक्य जब एक साथ मिलते हैं तभी इनका अर्थ निकलता है। अगर एक वाक्य बोला गया तो यहाँ पे अर्थ नहीं निकलेगा। तो सहायक वाक्य जो है ये अपने में पूर्ण या सार्थक अर्थ नहीं दे पाता है। जब दोनों वाक्य मिल जाते हैं तो इसका अर्थ बहुत अच्छे से निकलता है। इसके बाद हम देखेंगे, ठीक आप समझ गए होंगे कि जैसे जो सहायक वाक्य होगा वो अकेले में अपना पूर्ण या सार्थक अर्थ नहीं दे पाएगा। वह कौन सा मनुष्य है, यदि हम आपसे बोले तो आप आंसर दे सकते हैं कि वह मानव जाति का मनुष्य है। लेकिन यदि हम आपसे बोलें कि महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो, तो कौन न सुना हो, ये मतलब संदेह वाला चीज़ हो जाएगा, तो पूर्ण अर्थ नहीं निकाल पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि संयुक्त वाक्य क्या है। तो संयुक्त वाक्य हम किसे कहते हैं, जिस वाक्य में साधारण या मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जिसमें एक साधारण वाक्य हो और एक साधारण वाक्य हो, मिल के यदि कोई वाक्य बन रहा है तो उसे भी हम संयुक्त वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संयुक्त वाक्य। या कोई एक साधारण वाक्य है, एक मिश्र वाक्य है, तो भी उससे जो मिल के बनेगा उसे भी हम संयुक्त वाक्य बोलेंगे। या कोई मिश्र वाक्य प्लस मिश्र वाक्य भी मिलके कोई सेंटेंस बनता है तो उसे भी हम संयुक्त वाक्य बोलेंगे। लेकिन जो दोनों वाक्य जुड़ते हैं वो किससे जुड़ने चाहिए, कुछ संयोजक अव्यय के द्वारा जुड़ने चाहिए। और वो संयोजक अव्यय क्या है, संयोजक अव्यय मतलब पद, जिस पद के द्वारा वो जुड़ेंगे वो आपका पद क्या है, और तथा एवं। और तथा एवं से जो वाक्य जुड़ें, और तथा एवं से जो वाक्य जुड़ते हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। समझ लीजिए क्या है। इस प्रकार के वाक्य लंबे होते हैं, आपस में थोड़ा उलझे हुए होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, मैं रोटी खाकर लेटा की, तो की क्या है, की आपका यहाँ पे एक संयोजक अव्यय है। तो की पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा, तो संयोजक अव्यय यहाँ पे और है, और फिर यहाँ पे आपका की लगा है, तो ये क्या हो गया, ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। जिस वाक्य में आपका बहुत सारे संयोजक अव्यय आ जाए, की और की, तो आपका वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं मैं रोटी खाकर लेटा, क्या है आपका सरल वाक्य है कि पेट में दर्द होने लगा, ये आपका मिश्र वाक्य है। तो आपका सरल वाक्य प्लस मिश्र वाक्य मिलके क्या बनता है, संयुक्त वाक्य। दर्द इतना बढ़ा, कितना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं जो वाक्य मिले वो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएंगे। फिर आप इसी में दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, मैं आया और वह गया। मैं आया और वह गया, तो दो सरल वाक्यों को जो जोड़ रहा है यहाँ पे, और वो क्या है, संयुक्त वाक्य आपका है। फिर इसके बाद हमने रचना के आधार पर देख लिया कि 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। अब हम देखेंगे कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं, 8 भेद। तो सबसे पहले इसमें जो आपका वाक्य है वो है विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक क्या वाक्य में क्या होता है, जिससे किसी बात होने का बोध हो, जिसमें कोई बात होने का बोध हो कि वो बात हो चुका, तो आप समझ सकते हैं कि विधिवाचक वाक्य होगा कि वो बात हो चुका। समझ लीजिए कि वो ख़त्म हो गया, पास्ट हो गया। तो आप समझ सकते हैं जैसे हम खा चुके, मैं खाना खा चुका तब वह आया, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। मतलब चीज़ें हो चुकी हैं, चीज़ें हो नहीं रही हैं, वो हो चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे जिस वाक्यों में चीज़ें हो चुकी हों, वो चीज़ें बीत चुकी हों, वो आपका विधिवाचक वाक्य में आएगा। फिर इसके बाद निषेध वाचक वाक्य, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो कि वो काम नहीं हो पाया है या वो चीज़ नहीं हो पाया है, तो वो निषेधवाचक वाक्य में आएगा। जैसे आप सरल वाक्य में इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, हमने खाना नहीं खाया, कि हमने खाना क्या है, नहीं खाया। मिश्र वाक्य में क्या है,
मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया। भाई खाना खाने के बाद इंसान फल खाता है, तो जब मैंने खाना भी नहीं खाया तो फल भी नहीं खाया। आपका पहला वाला लाइन क्या है, सरल वाक्य है, और दूसरा वाला लाइन आपका क्या है, इसलिए मैंने फल नहीं खाया, इसलिए मैंने फल नहीं खाया। तो ये किस वाक्य में आपका आ जाएगा, ये आपका मिश्र वाक्य में आ जाएगा। समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पहला वाक्य वो सरल वाक्य है और इसको जोड़ रहा है कौन, इसलिए जोड़ रहा है। तो इसलिए जोड़ रहा है तो आपका वो किस में आ जाएगा, समझ लीजिए मिश्र वाक्य में। और ये दूसरा वाला आपका मिश्र वाक्य हो गया। फिर इसके बाद क्या है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। तो यहाँ पे और क्या है, जोड़ रहा है। तो जिस वाक्य में और तथा एवं के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा जाता है वो आपका संयुक्त वाक्य कहलाता है। मैंने भोजन नहीं किया आपका सरल वाक्य है, और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, तो भूख नहीं मिटी क्या है आपका सहायक वाक्य बोल सकते हैं, या आपका मिश्र वाक्य बोल सकते हैं। सहायक वाक्य आप इसको बोलेंगे, सहायक वाक्य। फिर इसके बाद आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में क्या है, जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो। जैसे कोई वाक्य है तो उस वाक्य से ये बोध होगा कि उसमें आज्ञा दिया जा रहा है। जैसे तुम खाओ, तो तुम खाओ में क्या है कि आज्ञा दिया जा रहा है। तुम पढ़ो में क्या है कि आज्ञा दिया जा रहा है। फिर इसके बाद क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या है, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने के बोध हो। प्रश्न के द्वारा, अरे वाक्य के द्वारा प्रश्न किए जाने का बोध होता हो। जैसे क्या तुम खा रहे हो, संदेह, भाई तुम खा रहे हो हाँ या नहीं। तुम्हारा नाम क्या है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है। विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक का मतलब क्या है, विस्मय का अर्थ है आश्चर्य। जिस वाक्य से आश्चर्य होने का बोध हो, दुख होने का बोध हो, सुख का बोध हो, वो आपका विस्मयवाचक वाक्य में आएगा। जैसे ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, तो क्या आश्चर्य भी है और दुख का भी आपका यहाँ पे संदेह हो रहा है। जो विस्मयवाचक वाक्य होते हैं उसमें ऐसा आपको विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी मिल जाता है। फिर इसके बाद अगला क्या है, संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में क्या है, जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो। जिस वाक्य में कोई संदेह प्रकट होता हो किसी बात का, तो उसको हम संदेहवाचक वाक्य बोलेंगे। एग्जाम्पल में उसने खा लिया होगा। खा लिया होगा मतलब नहीं भी खाया होगा, खा भी लिया होगा, दोनों चीज़ है, तो संदेह है, वो चीज़ें क्लियर नहीं है। मैंने कहा होगा, तो कहा भी होगा या नहीं भी कहा होगा। तो जिस वाक्य में कोई संदेह प्रकट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, संदेहवाचक वाक्य। फिर इसके बाद अगला क्या है, आपका 7वां है कि आप देख सकते हैं इच्छावाचक वाक्य। जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध हो, इच्छा का बोध हो किसी की, या फिर शुभकामना का भी बोध हो, तो उसे हम इच्छावाचक वाक्य बोलेंगे। जैसे तुम अपने कार्य में सफल रहो, यानी उसकी इच्छा भी है कि हम अपने काम में सफल हो जाएं, और वो हमें शुभकामनाएं भी दे रहा है कि हम अपने काम में सफल हो जाएं। तो इस प्रकार की जो वाक्य है वो इच्छावाचक वाक्य में आएगी। और अर्थ की दृष्टि से जो लास्ट वाक्य है वो है संकेतवाचक वाक्य। तो संकेतवाचक वाक्य में आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जो इंडिकेट करता हो, कोई भी ऐसा वाक्य जो संकेत करता हो किसी की ओर। जैसे जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, जो पहला वाक्य है वो दूसरे वाक्य की संभावना पे निर्भर होगा, संकेत कर रहा होगा कुछ, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा जो वाक्य होगा वो संकेतवाचक वाक्य में आएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, पानी न बरसता तो धान सूख जाता। यदि पानी न बरसता तो क्या होता, धान सूख जाता। मतलब एक संकेत दे रहा है कि यदि पानी नहीं बरसा होता तो धान सूख जाता। यानी जो पहला वाक्य है पानी न बरसता, ये किस पे, ये जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो। जो पहला वाक्य है वो किस पे निर्भर है, दूसरे पे। पानी न बरसता मतलब क्यों नहीं बरसता, तो पानी न बरसता तो धान सूख जाता। तो पूर्ण अर्थ इसके साथ मिलकर दे रहा है, जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो। धान सूख जाता यानी धान सूख भी जाता, नहीं भी सूख जाता। आप समझ सकते हैं ना, धान सूख जाता, संभावना यहाँ पे प्रकट हो रहा हो। और संभावना प्रकट कौन करता हो, दूसरे वाक्य आपका दूसरा वाला करता हो। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, यदि तुम चलोगे तो मैं भी चलूँगा। ये क्या हो रहा है, संकेत दे रहा है कि तुम चलोगे तो मैं भी चलूँगा, इंटीग्रेट कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा जहाँ पे आपको वाक्य रचना मिलेंगी
वाक्य आपको देखने को मिलेगा तो आप संकेत रचना बोल सकते हैं कि वो संकेतवाचक वाक्य है। जैसे पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ। जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पे निर्भर हो, यानी दूसरे क्या कि मेरे को जाना है लेकिन हम कब जाएंगे, जब वो जाएगा। तुम चलो तो मैं चलूँ, भैया तुम चलोगे तभी मैं जाऊँगा, यानी मैं तुम पे निर्भर हूँ। तो जहाँ पे एक वाक्य दूसरे पे निर्भर होगा वो क्या होगा कि वहाँ पे संकेतवाचक वाक्य होगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आप वाक्य विज्ञान का भी अध्ययन कर चुके हैं। वाक्य विज्ञान के अध्ययन में हमने क्या क्या देखा तो आप समझ सकते हैं कि वाक्य विज्ञान में हमने सबसे पहले वाक्य का अर्थ जाना। वाक्य के अर्थ में हमने ये जाना कि मनुष्य के विचारों को पूर्णता से जो प्रकट करता है वो पद समूह के माध्यम से जो हम प्रकट करते हैं उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य क्या होता है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप होता है। यदि भाषा की प्रारंभिक अवस्था शब्द है तो वाक्य क्या है, भाषा का विकास है। वाक्य से संप्रेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। एक शिक्षित व्यक्ति की वाक्य रचना अलग होती है और एक अशिक्षित व्यक्ति की वाक्य रचना अलग होती है। वाक्य की विशेषताएं में क्या देखा कि वाक्य स्पष्ट होना चाहिए, वाक्य ऐसा होना चाहिए जो श्रोता को सुनने के लिए जागरूक कर सके। वाक्य में जो शब्द होने चाहिए वो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। वाक्य संक्षेप में हमारा होना चाहिए, व्यर्थ के पदों का हम उसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। साहित्यिक दृष्टि से जो वाक्य होना चाहिए मधुर होना चाहिए और कानों को सुख देना चाहिए, हृदय को आनंदित करना चाहिए और मस्तिष्क को संतुलित करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे आप रामधारी दिनकर सिंह की साहित्य की वाक्य देख सकते हैं। साहित्य रचना के वाक्यों के भेद में हम देखते हैं कि रचना की दृष्टि से वाक्य होते हैं और अर्थ की दृष्टि से होते हैं। रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या कहते हैं, कोई भी सिंपल सेंटेंस है उसे हम सरल वाक्य कहेंगे। उसमें एक क्रिया होगी और एक क्या होगा, हमारा कर्ता होगा। एक उद्देश्य होगा उसमें और एक क्या होगा, विधेय होगा। जैसे राम खाता है, बिजली चमकती है, पानी बरसा, आप समझ सकते हैं। एक कर्ता होगा और एक विधेय होगा, यानी कर्ता का कुछ उद्देश्य होगा और वो किस प्रकार से उस उद्देश्य को प्राप्त करता है वो उसमें होगा। फिर इसके बाद मिश्र वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य में क्या होगा कि एक वाक्य होगा और उसमें एक और वाक्य होगा। तो जो पहला वाला वाक्य होगा और उसमें जो दूसरा वाला वाक्य होगा वो पहले पे क्या होगा, पहले के अधीन होगा, पहला के अधीन होगा दूसरा वाक्य, जिसे हम मिश्र वाक्य कहेंगे। और मिश्र वाक्य को जोड़ने वाले जो शब्द होंगे वो कैसे शब्द होंगे, जिसने, जैसे, ये शब्द के द्वारा यदि कोई जोड़ रहा है तो उसे हम मिश्र वाक्य बोलेंगे। सहायक वाक्य जो होता है उसमें वो अपने से अपना पूर्ण अर्थ नहीं प्रकट कर पाता है। संयुक्त वाक्य में क्या है कि कोई भी 2 साधारण वाक्य मिलकर संयुक्त वाक्य की रचना कर सकते हैं या कोई 2 मिश्र वाक्य मिलकर साधारण इस संयुक्त वाक्य की रचना कर सकते हैं। ऐसे वाक्य को जो संयोजक अव्यय के द्वारा जोड़ा जाता है वो और, तथा, एवं होते हैं। ये वाक्य थोड़ा उलझे हुए होते हैं क्योंकि ये वाक्य बड़े होते हैं, संयुक्त होते हैं। जैसे मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार की रचना संयुक्त वाक्य की होती है। फिर इसके बाद अर्थ की दृष्टि से हमने 8 प्रकार के भेद जाने वाक्य के। विधिवाचक वाक्य, जिसमें कि कोई भी बात होने का बोध हो और वो हो चुका हो। फिर इसके बाद निषेधवाचक वाक्य में क्या हो कि न होने का बोध हो। आज्ञावाचक में आज्ञा का बोध हो। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न किए जाने का बोध हो। विस्मयवाचक वाक्य में आश्चर्य का बोध हो, दुख की अनुभूति हो, सुख का बोध हो और विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हो। संदेहवाचक वाक्य में क्या होगा कि संदेह प्रकट होगा किसी बात का। इच्छावाचक वाक्य में क्या होगा, किसी प्रकार की इच्छा का बोध होगा या शुभकामना का बोध होगा। संकेतवाचक वाक्य में क्या होगा, किसी बात के लिए वाक्य इंडिकेट करता रहेगा, संकेत करता रहेगा और उसमें जो पहला वाक्य होगा वो दूसरे की संभावना पर निर्भर होगा कि दूसरा वाला अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा होता। आप इसका उदाहरण इस प्रकार से समझ सकते हैं, ऐसा होता तो वैसा भी होता, यानी कि एक दूसरे पे की संभावना पे ये वाक्य निर्भर होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा तो उसका मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा यदि आपको PDF वहाँ पर चाहिए होंगी तो।
और इसके अलावा आपको अभी आगे पाठ योजना की क्लासेस मिलने वाली हैं। अगर हिंदी आपने बीएड 3rd सेमेस्टर में विषय लिया है तो आप पाठ योजना उसमें कैसे बनानी है बिल्कुल ही सरल और आसान भाषा में मैं बताने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि बीएड 3rd सेमेस्टर में आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो 40 लेसन प्लान आपको बनाने होते हैं, जिसमें बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। तो आप चैनल पे यदि बने रहेंगे तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। और आप बताइएगा कि ये हिंदी शिक्षण की आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, इसमें और क्या संशोधन की आवश्यकता है। यदि मेरे पढ़ाने में मतलब कुछ कमी है तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। या आपके घर में कोई भाई बहन आपके कोई सीनियर हैं और वो एमएड कर रहे हैं तो आप इस चैनल के बारे में उन्हें बता दीजिएगा। यहाँ पे एमएड की निर्धारित क्लासेस चलने वाली हैं 2 ईयर की, जिनका एमएड में एडमिशन हो चुका है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।